आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे उदाहरण नंबर 6.1। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे गए तीन कणों का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। कणों के द्रव्यमान क्रमशः 100 kg, 150 kg एंड 200 kg हैं। केजी नहीं, ग्राम है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 0.5 मीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझना है कि समबाहु त्रिभुज क्या है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है समबाहु, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। अंग्रेजी में इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इनके प्रत्येक किनारे पर ये एक्स और वाई ये ग्राफ बनाया गया है और ये ट्रायंगल बनाया है। तो इस ट्रायंगल की सारी आर्म इक्वल है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस पर ए पर 100 ग्राम, बी पर यहां पर देखें, कणों के द्रव्यमान क्रमशः 100 ग्राम, 150 ग्राम एंड 200 ग्राम है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 0.5 मीटर है। तो ये देखिए फिगर आपका इसमें बना होना चाहिए उदाहरण में, एग्जाम्पल में। यहाँ नीचे बनाया है, कुल मिला के ये फिगर जो बनाया है उसमें उसने 100 ग्राम को सेंटर पे रखा है ओरिजिन में, बी पॉइंट पर 200 ग्राम रखा है और ए पॉइंट पर 150 ग्राम रखा है। तो ये ओरिजिन पे 100 ग्राम है, ए पॉइंट पे 150 ग्राम है और बी पॉइंट पर हमारा 200 ग्राम है। तो कह रहा है कि रखे गए तीन कणों का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है, यानी सेंटर ऑफ मास हमको बताना है। तो जैसा हमने पीछे पढ़ा है उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स और वाई दो ही प्लेन की बात हुई है, तो एक्स और वाई प्लेन में ही हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की। अगर जेड एक्सिस होता तो जेड एक्सिस पे बात करते। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं और एक एक बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि देखिए कह रहा है प्रत्येक भुजा की लंबाई जो त्रिभुज यानी ट्रायंगल है 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर। तो 0.5 मीटर का मतलब है कि ये लंबाई ओरिजिन से यहां तक 0.5 है। तो ये यक्स एक्सिस है, तो देखिए यक्स में 0.5 लिखा है। इस बात को गंभीरता से थोड़ा समझने का प्रयास करिए, तभी मजा आएगा, नहीं आप लोग गड़बड़ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये यक्स है, ये वाई है, ये यक्स है, ये वाई है। यहाँ पर ओरिजिन में तो दोनों 0 0 है, तो 0,0 हो जाएगा, क्योंकि यक्स और वाई दोनों ओरिजिन में है यानी केंद्र में है। तो न एक्स एक्सिस में कोई डिस्टेंस है न वाई एक्सिस में, तो दोनों 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ए पॉइंट पर केवल एक्स एक्सिस है, तो इसलिए यहाँ पर 0.5 मीटर एक्स में लिखा है। वाई में 0 होगा क्योंकि वाई एक्सिस में हम जा ही नहीं रहे हैं, इधर को नहीं जा रहे, केवल इधर को जा रहे हैं। तो ए पॉइंट पाने में हमें सिर्फ इधर एक्स में चलना पड़ेगा, वाई में नहीं चलना पड़ेगा। अब देखिए बी पॉइंट की बात की जाए, तो अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक ये रेखा खींची गई है जो इस रेखा के पैरेलल में है, इस लाइन के पैरेलल में है। तो जाहिर सी बात है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ से अगर कोई परपेंडिकुलर या अभिलंब डाला जाएगा तो इस रेखा को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो अगर पूरी रेखा की लंबाई 0.5 है तो आधी की 0.25 होगी। तो एक्स एक्सिस में ही हम चलेंगे यहाँ से यहाँ तक आने में। तो एक्स एक्सिस में देखिए 0.25 है, वाई एक्सिस में 0 है। अब समझिए अगर हम इस एक्सिस में चलेंगे, यहाँ पर बी पॉइंट पर आएंगे, तो हमें इधर भी चलना पड़ेगा, यहाँ से इधर यानी एक्स एक्सिस में, और फिर यहाँ चलना पड़ेगा
तब हम बी पर पहुंच पाएंगे, अगर ओरिजिन से चलेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, दोनों है। तो यक्स तो यहाँ पर यहाँ के पैरेलल है, समांतर है, तो जो यक्स यहाँ पर है वही यक्स यहाँ पर होगा, तो 0.25 यक्स हो गया, यक्स एक्सिस की वैल्यू हो गई। अब वाई की बात करें, तो अगर हम वाई की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ये जो लंबाई है ये 0.25 है, और ये अगर हमको पता हो तो ये हमारी निकल के आ जाएगी। तो इसको कैसे निकालना है ये चीज हमको समझना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए गंभीरता से थोड़ा विचार करिए कि अगर ये 0.5 है पूरी, तो ये भी 0.5 होगी, ये भी 0.5 होगी, ये भी 0.5 होगा। तो ये 0.5 है और ये हमारा 0.25 है, इतना। तो हम ये वाई एक्सिस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, यानी 0.5 का स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो विकर्ण यानी डायगोनल का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर यानी 0.25 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो ये हाइट हमको निकालना है, तो ये हाइट को मान लीजिए हम h मान लेते हैं। तो अगर हमको h निकालना है तो h बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 0.625 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये भी स्क्वायर में रहेगा, ये भी स्क्वायर होगा। तो अगर हम इसको घटाएंगे और सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा 0.25 √3 आ जाएगा अगर इसको सॉल्व किया जाए। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सॉल्व करने में। तो आपको समझना चाहिए कि हम निकाल कैसे रहे हैं, ये हमको इतना पता है, ये पता है, तो ये निकल आएगा और यही y होगा। जब निकालेंगे तो आपको 0.25 √3 प्राप्त होगा। ये अब देखिए हमको ये पता है कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज, अभी हमने ऊपर एनसीईआरटी में पढ़ा है कि सिमेट्री जहां पर होगी तो वही जियोमेट्रिकल सेंटर होगा, ज्यामितीय केंद्र होगा, और वही हमारा द्रव्यमान का भी केंद्र होगा, यानी सेंटर ऑफ मास होगा, वही जियोमेट्रिकल सेंटर होगा। तो इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि x एवं y अक्ष चित्र 6.9 में दर्शाए अनुसार चुने तो समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के शीर्ष बिंदुओं O, A एवं B के निर्देशांक क्रमशः 0, 0, 0, 0.5, 0 और 0.25, 0.25 √3 होंगे। कैसे होंगे हमने आपको बता दिया। माना कि 100 ग्राम, 150 ग्राम और 200 ग्राम के द्रव्यमान क्रमशः O, A एवं B पर अवस्थित हैं। तब तो अगर O, A एवं B पर स्थित हैं तो ये हमारा फिगर हो जाएगा, और इस फिगर के हिसाब से अगर हम x की वैल्यू निकालें सेंटर ऑफ मास के हिसाब से, तो m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 अपान m1 + m2 + m3, जैसा कि एनसीईआरटी में ऊपर फार्मूला पढ़े हैं वही यहाँ पर लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए m1 हमारा 100 है और x1 कितना है, 0 है, क्योंकि सेंटर पर है। तो मास तो 100 है, ऊपर x भी 0 है, y भी 0 है, क्योंकि इस बिंदु पर न x एक्सिस है न y एक्सिस है। तो x भी 0 है, y भी 0 है, तो यहाँ पर 0 रख दिया x की वैल्यू। अब देखिए m2 हमारा 150 है और दूरी 150 है,
तो m2 हमारा 150 है, दूरी 0.5 मीटर है, x एक्सिस में तो 0.5 लिख देंगे। यहाँ पर 0.5 लिखा, प्लस 200 और x एक्सिस में कितना है, ये 200 यहाँ पे रखा है तो x एक्सिस में 0.25। देखिए इससे नहीं मतलब रखेंगे क्योंकि ये y एक्सिस की बात है, x केवल रखेंगे तो x यहाँ पर 0.25 है, तो इसी को हम यहाँ पर रखेंगे। तो रख दिया, इतने ग्राम मीटर हो गया, अपान यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये पहला द्रव्यमान 100 है, प्लस 150 है, प्लस 200 है, साल किए तो 5/18 मीटर आ गया x की वैल्यू। तो x एक्सिस के सापेक्ष अगर सेंटर ऑफ मास अगर देखा जाए तो x एक्सिस से 5/18 मीटर की डिस्टेंस पर है। कैसे है अभी पता चलेगा। अब y एक्सिस की बात करें तो फिर यही फार्मूला लगा देंगे, केवल x की जगह y हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो m1 वैसे ही 100 है, x1 की जगह y1 भी 0 होगा क्योंकि सेंटर पर x भी 0 है और y भी 0 है, तो y हमने 0 लिख दिया। अब देखिए 150 जहाँ पर रखा गया है तो 150 हमारा x एक्सिस में है, y यहाँ पर नहीं है तो y की जगह 0 रखेंगे, तो y की जगह यहाँ पर 0 रख दिया, प्लस 200, तो 200 मास है तो 200 हो गया, और y एक्सिस में 0.25 √3 है तो 0.25 √3 आ जाएगा, 0.25 √3 अपान ये पूरा जोड़ के जैसे यहाँ रखे तो वैसे यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1/3 √3 मीटर आ जाएगा y एक्सिस के सापेक्ष। तो द्रव्यमान केंद्र C चित्र में दर्शाया गया है। ध्यान दें कि यह त्रिभुज OAB का ज्यामितीय केंद्र नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है? तो ध्यान दीजिए कि जो ये सेंटर निकल के आया है वो ज्यामितीय केंद्र पर नहीं है, जबकि हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा था। अभी देखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा है कि परिणामतः समीकरण 6.5a में दिए गए सभी समाकल शून्य हो जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उपरोक्त सभी पिंडों का द्रव्यमान केंद्र उनके ज्यामितीय केंद्र पर ही पड़ता है। अगर सममिति का यही तर्क समांग वलयों, चकतियों, गोलों और यहाँ तक कि वृत्ताकार या आयताकार अनुप्रस्थ काट वाली मोटी छड़ों के लिए भी लागू होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर रिंग है यानी वलय है, चकती यानी डिस्क है, गोला यानी स्फीयर है, वृत्त यानी सर्कुलर कोई भी चीज है, या आयताकार यानी रेक्टेंगुलर है। ट्रायंगुलर की बात नहीं हो रही है, ट्रायंगुलर देखिए नहीं कह रहा। तो ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज में जो जियोमेट्रिकल सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ मास का सेंटर नहीं होगा, ये चीज ध्यान देना। अब देखिए पूछ रहा है कि ऐसा क्यों नहीं है, तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो द्रव्यमान केंद्र है वो द्रव्यमान कहाँ पर लाई करता है, जबकि जो जियोमेट्रिकल सेंटर ये 2/3 पर होता है समबाहु त्रिभुज में, इसलिए अंतर पड़ रहा है। इस चीज को ध्यान देना। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, कह रहा है एक त्रिभुजाकार फलक का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिभुज के आकार का फलक है। अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए तो बोलेंगे फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्राइएंगुलर लैमाइना। तो ट्राइएंगुलर लैमाइना मतलब कि जैसे आपका किताब है तो किताब का पेज उस तरह से ये पेज की तरह है, जिसको हम फलक बोलते हैं, लैमाइना उस तरह है। मतलब इसमें मोटाई नहीं है, केवल लंबाई और चौड़ाई है, ये कहने का मतलब। तो इसको देखते हैं। तो कह रहा है फलक डेल्टा यानी लैमाइना डेल्टा LMN को आधार यानी MN के समांतर पतली पट्टियों में बांटा जा सकता है, जैसा चित्र 6.10 में दर्शाया गया है। तो इसको देखिए, हम पतली पतली ऐसे पट्टियों में बांट सकते हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया है। अब कह रहा है
कि सममित यानी सिमेट्री के आधार पर हम कह सकते हैं कि हर पट्टी का द्रव्यमान केंद्र उसका मध्य बिंदु है। जितनी भी पट्टियां हैं तो इनका सेंटर जो है, ये mn का ये जो मध्य बिंदु है, यही इसका द्रव्यमान केंद्र है। ऐसे हर पट्टी के लिए हम कह सकते हैं, जैसा हम पीछे पढ़े भी हैं। अब चूंकि ये इधर चौड़ा है, इधर सकरा है, तो इसका टोटल द्रव्यमान केंद्र हम ऐसे नहीं बता सकते, तो इसकी पतली पतली चक्तियां कर लिया है, और इन चक्तियों को हम चक्तियों में ये कह सकते हैं कि एक जो ये चक्ति है हमारी, तो इसके अगर द्रव्यमान केंद्र की बात की जाए mn की, तो इसके सेंटर P पर होगी। कह रहा है अगर हम सभी पट्टियों के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें माध्यिका LP प्राप्त होती है। माध्यिका LP प्राप्त होती है, LP। अगर हम सारी चक्तियों के मध्य बिंदु को मिला दें, इसका मध्य बिंदु, इसका सारे मध्य बिंदु को मिला दें, तो ये मध्यमा जिसको माध्यिका कहते हैं, ये हमको प्राप्त होती है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मीडियन। देखते हैं क्या बोलते हैं, मीडियन LP प्राप्त होती है। देखिए कैसे क्वेश्चन कर रहा है, इस बात को ध्यान दीजिए और अच्छे से समझते चलिए। अब देखिए कह रहा है कि इसलिए पूरे त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र इस माध्यिका LP पर कहीं अवस्थित होगा। इसी माध्यिका मीडियन पे होगा कहीं, इस पूरे के मध्य बिंदु पर नहीं, इस माध्यिका के बिंदु पर ही कहीं होगा, क्योंकि हर चक्ति का मध्य बिंदु इसी माध्यिका पर पड़ रहा है, यानी इसी मीडियन पर पड़ रहा है। तो इसी प्रकार हम तर्क कर सकते हैं कि यह माध्यिका यमकी और NR पर भी अवस्थित होगा, अतः यह द्रव्यमान केंद्र तीनों माध्यिकाओं का समांगी बिंदु गति त्रिभुज का केंद्र G है। तो देखिए जिस प्रकार से हम ये कह रहे हैं कि एक पतली पट्टी के मध्य बिंदु ही इस पट्टी भर का द्रव्यमान केंद्र होगा, इसी प्रकार जितने द्रव्यमान केंद्र हैं उनको अगर हम मिला दें सारी पट्टियों के, तो ये एक रेखा मिलेगी जिसको हम मध्यमा माध्यिका या मीडियन कह रहे हैं, LP। तो जिस प्रकार से इस मीडियन में सारे द्रव्यमान केंद्र स्थित हैं अलग अलग पट्टियों के, उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि MQ और RN इतने की अगर बात हो तो इनका मध्य बिंदु इस तरह अगर मिला दें तो जहां पर काटेगा वही हमारा द्रव्यमान केंद्र होगा। तो ये चीज हमको ध्यान देना है। अब देखिए अगला उदाहरण हमारा आ जाता है, उदाहरण नंबर 6.3। कह रहा है एक दिए गए L आकृति के फलक A पतली चपटी प्लेट का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो ये फिगर दिखाया गया है, ये कह रहा है एक पतली चपटी प्लेट है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि एक दिए गए L आकृति के फलक, L आकृति है, देखिए ये इस तरह से देखिए है, तो यहाँ से ये L आकृति, ये चीज तो कह रहा है कि L आकृति के फलक यानी लैमाइना एक पतली चपटी प्लेट का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए, जिसका विभिन्न भुजाओं को चित्र 6.11 में दर्शाया गया है। फलक का द्रव्यमान 3 kg है। तो ध्यान दीजिए कि ये जो फिगर है हमारा, इसमें क्या है कि ये पूरा यहाँ से ले करके यहाँ से ऐसे ये L शेप की कोई पतली प्लेट है। तो इसका द्रव्यमान केंद्र हमको निकालना है, इस प्लेट का ये इसका निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं और पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एक चीज जिस प्रकार से लिखी गई है तो उसको उसी प्रकार से हम लोग समझते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि चित्र 6.11 में दर्शाया गया है
तो उसी हिसाब से हमको विचार करना है। तो कह रहा है चित्र 6.11 के अनुसार x एवं y अक्षों को चुने तो एल आकृति फलक के विभिन्न शीर्षों के निर्देशांक वही प्राप्त होते हैं जो चित्र में अंकित किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, फिगर को अच्छे से देखें और समझें। तो यहाँ पर देखिए, न x एक्सिस है न y एक्सिस है, ओ बिंदु पर तो x भी 0 है, y भी 0 है। यहाँ पर देखिए x एक्सिस 2 मीटर है, तो यहाँ पर 2 लिखा गया। y एक्सिस में हम चले ही नहीं, केवल x एक्सिस में चले हैं, तो y एक्सिस 0 है। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर x एक्सिस में चले थे तो 2x में लिखे थे, यहाँ हम y एक्सिस में चल रहे हैं तो y एक्सिस में 2 लिखे हैं, x में 0। पहले वाला x होगा, बाद वाला y। पहले वाला x होगा, बाद वाला हमारा y होगा। यहाँ पर x y दोनों 0 है, यहाँ पर y 0 है, यहाँ पर x 0 है, y 2 है। और यहाँ पर देखिए, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, उसका आधा ये 1 मीटर है, तो यहाँ पर y 1 मीटर हो जाएगा, तो 1 और x 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक 2 मीटर है, तो 2x में 2 लिखा है, y में 1। अब देखें, यहाँ पर अगर बात करें तो ये भी हमारा 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, तो ये y एक्सिस है, ये x है, तो x में भी 1 है, y में भी 1 है, तो 1 1 x y दोनों में लिखा गया। यहाँ पर देखते हैं तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक आए तो y एक्सिस में 2 चले तो 2 है, और x में यहाँ से यहाँ तक चले तो 1 मीटर चले तो x में 1 है, x y। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको लिखा कैसे गया। आप देखिए, अगर हम इतने की बात करें तो इतने प्लेट का सेंटर ऑफ मास C3 होगा, इतनी प्लेट का सेंटर C1 होगा, इतनी प्लेट का सेंटर ऑफ मास C2 पर होगा। अब पूरे का कैसे निकालना है, इसको समझने का आप लोग प्रयास करें। तो यहाँ पर देखिए, बता रहा है कि चित्र 6.11 के अनुसार x एवं y अक्षों को चुने तो एल आकृति फलक के विभिन्न शीर्षों के निर्देशांक वही प्राप्त होते हैं जो चित्र में अंकित किए गए हैं। तो कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक जो प्राप्त हुए वो चित्र में हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं, हम एल आकृति को 3 वर्गों में मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। एक वर्ग ये यानी 1 स्क्वायर ये, 1 स्क्वायर ये, 1 स्क्वायर ये, जिनमें से प्रत्येक वर्ग यानी स्क्वायर की भुजा 1 मीटर है। प्रत्येक स्क्वायर की भुजा 1 मीटर है, तो इस 1 मीटर इसकी हो गई, 1 मीटर इसकी हो गई, तो ये 2 इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है। प्रत्येक वर्ग का द्रव्यमान 1 kg है। प्रत्येक स्क्वायर का जो मास है वो 1 kg है, क्योंकि फलक समांग है, यानी लैमाइना होमोजीनस है या इक्विलेटरल है, तो इन 3 वर्गों के द्रव्यमान केंद्र C1, C2 और C3 हैं, जैसा हमने अभी बताया, जो सममित यानी सिमेट्री के विचार से उनके ज्यामितीय केंद्र हैं, इनके जियोमेट्रिकल सेंटर हैं। अब देखें, यहाँ पर रेक्टेंगल स्क्वायर है, तो इसलिए जियोमेट्रिकल सेंटर है। अगर ट्रायंगुलर होता तो हम बात नहीं करते। तो एनसीईआरटी पढ़ के हमको ये पता चला कि सर्किल, रिंग, स्फीयर, डिस्क, इन सब में तो सेंटर की बात करेंगे कि जियोमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास एक होगा, लेकिन ट्रायंगल में नहीं बात करेंगे, भले वो इक्विलिटरल ट्रायंगल ही क्यों ना हो। तो इस बात को ध्यान देना। तो यहां पर देखिए, आप क्वेश्चन को हम आगे करेंगे। तो कह रहा है, इन 3 वर्गों के द्रव्यमान केंद्र C1, C2, C3 हैं, जो ज्यामिति के विचार से इनके ज्यामितीय केंद्र और उनके निर्देशांक क्रमशः यानी कोऑर्डिनेट्स क्रमशः 1, 1, 2 निर्देशांक क्रमशः 1, 2, 1, 2 तो देखिए, ज्यामितीय केंद्र यानी जियोमेट्रिकल सेंटर की बात हो रही है,
तो 1/2 लिखा है। तो अगर इसकी बात करें तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि ये हमारा ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए अगर ये पूरा 1 मीटर है तो ये कितना होगा, हाफ होगा। ये भी हाफ होगा क्योंकि ये पूरा 1 मीटर है। हमने पढ़ा, बताया गया है कि स्क्वायर 1 मीटर का है उसकी भुजा। तो ये सेंटर कहाँ पे होगा, इसके भी आधे पे होगा, इसके भी आधे के, इस पे भी आधे के, इसके भी आधे। तो अगर ये y एक्सिस 1/2, x एक्सिस 1/2, तो 1/2 कामा 1/2 होगा। तो इसलिए ये लिखा गया है। अब अगर हम इसकी बात करें अगर, तो x एक्सिस पे हमारा 3/2 होगा क्योंकि ये तो 1 हो गया और ये हाफ हो गया यहाँ तक, ये इतना। तो ये हो गया 3/2 कामा, अब ये ऊंचाई में जो y एक्सिस में ये 1/2 ही होगा। तो 3/2 1/2 हो गया। अब इसकी अगर हम बात करें तो x एक्सिस में तो ये 1/2 रहेगा और y एक्सिस में 1 मीटर, तो ये पूरा हो गया 1 मीटर और ये आधा हो गया। तो 1/2 कामा 3/2 हो गया क्योंकि 1 + 1/2 करेंगे तो 3/2 है। तो इस प्रकार से निर्देशांक लिखे गए। कह रहा है हम कह सकते हैं कि यल आकृति का द्रव्यमान केंद्र x y इन द्रव्यमान बिंदुओं का द्रव्यमान केंद्र है। तो यहीं पर इनका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो एक एक करके अब हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x पे क्या होगा, तो अगर x की बात करें तो m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 अपान m1 + m2 + m3 इसी तरह निकालते थे। तो m1 हमारा सब एक ही है तो एक रख देंगे। x1 कितना है, x1 हमारा कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जैसा हमने इसको देखा है, अभी देखा x में हाफ होगा। प्लस अगर हम इसकी बात करें इस वाले की तो x में 3/2 हो गया। ये देखिए लिखा गया है हाफ, 3/2 और 1/2, यही रखना है। अभी हमने निकाला ये x में है, ये x में है, ये x में है, ये y में है, ये y में है, ये y में है। तो y में ये उठा के रखना है, x में ये, तो 1/2, 3/2 और 1/2। तो देखिए 1/2, 3/2, 1/2 अपान नीचे 1 का गुणा रहेगा क्योंकि m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 हमारा फार्मूला होता है। नीचे तीनों मास का योग होगा तो ये आ गया 5/6। अब इसी प्रकार से अगर हम y एक्सिस की बात करें तो फिर m1 y1 + m2 y2 + m3 y3 अपान m1 + m2 + m3 होगा। तो अब मास तो 1 1 ही है तो सब जगह 1 1 हो गया। y एक्सिस में देखिए हाफ 3/2, तो यहाँ पर देखिए हाफ 3/2 अपान ये टोटल, तो आ गया 5/6। तो देखिए x एक्सिस में भी 5/6 मीटर, y एक्सिस में भी 5/6 मीटर। तो यल आकृति का द्रव्यमान केंद्र रेखा OD पर पड़ता है। ये जो रेखा खींची गई है OD इस रेखा पर पड़ता है। यहाँ से अगर हम एक लाइन खींच दें तो सेंटर ऑफ मास हमारा इस लाइन पर पड़ेगा। ये जो लाइन खींची जाएगी यहाँ तक, मान लीजिए जहाँ तक हो, तो ये सेंटर, ये रेखा OD पर पड़ेगा, D पे नहीं, इस रेखा OD पर कहीं भी पड़ सकता है। तो वही कह रहा है कि यल आकृति का द्रव्यमान केंद्र रेखा OD पर पड़ता है। इस बात का अंदाजा हम बिना किसी गणना के लगा सकते थे। क्या आप बता सकते हैं कैसे? यदि हम मान लें कि चित्र 6.11 में दर्शाए गए यल आकृति फलक के 3 वर्गों के द्रव्यमान अलग अलग होते, तब आप इस फलक का द्रव्यमान केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, अगर हमने जैसा ऊपर पढ़ा है कि ये कोई स्क्वायर हो, कोई रेक्टेंगल हो, कोई रिंग हो, कोई सर्कुलर चीज हो,
कोई स्फीयर हो तो उसमें पढ़ा है कि जियोमेट्रिकल जो उसका पॉइंट होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ मास एक ही होंगे। तो हम ऐसे भी इसको निकाल सकते थे, इसका जियोमेट्रिकल एक्सिस निकाल के। कहने का मतलब ये है, तो वही कह रहा है कि इस एल आकृति का द्रव्यमान केंद्र रेखा ओडी पर पड़ता है। इस बात का अंदाजा हम बिना किसी गणना के लगा सकते थे। क्या आप बता सकते हैं कैसे? यदि हम मान लें कि चित्र 6.11 में दर्शाए गए एल आकृति फलक के 3 वर्गों के द्रव्यमान अलग अलग होते, तब आप इस फलक का द्रव्यमान केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे? अगर ये फलक अलग अलग होते तो कंडीशन अलग हो जाती, फिर उसमें अलग सिस्टम हो जाता। तो जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो एनसीईआरटी के पीछे ये क्वेश्चन आए हैं, नीट में भी आए हैं, तो वहां करेंगे तो अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। अब आगे आ जाता है हमारा द्रव्यमान केंद्र की गति। द्रव्यमान केंद्र की गति, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो द्रव्यमान केंद्र की गति की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।